एक बार फिर से यूपी में खासकर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो अपने चरम पर है। दो तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक तरह के कि जिस तरह से 5 अगस्त को हुआ, एक शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रपति जिनको कहा गया कि दलित राष्ट्रपति है, मार्केटिंग हुई, और उसके बाद अयोध्या में जो सब कुछ हुआ 5 अगस्त को शिलान्यास हुआ, उसके बाद एक शेड्यूल कास्ट की फैमिली के पास पहला मिठाई का डब्बा पहुंचता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अपने चरम पर है। और यूपी में ठीक याद कीजिए 2019 चुनाव से पहले पैर धोए गए थे बहुजन समाज के सफाई कर्मचारियों का। आखिर इसका काट क्या है? और जो तमाम लोग जो बहुजन राजनीति कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के मुद्दे को उठा रहे हैं, वो जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, कोरोना से लाचारी है, इन सबको टीवी अखबार छुपा रहा है। लेकिन जो बहुजन नेता हैं उनके पास कोई काट है? 5 अगस्त हो या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो, मेरे साथ चंद्रशेखर रावण है, सीधा उनसे सवाल पूछेंगे कि वो कैसे इसके उनके पास कोई इसका काट है, वो कैसे पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएंगे, वो तमाम लोग जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं उसको निकालने के लिए उनके पास कोई रास्ता है। इसके साथ साथ उनकी रोड मैप क्या है? चूँकि लॉकडाउन के बाद फिर से वो सक्रिय हो रहे हैं। सक्रिय वो लगातार थे, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिवमेंट फिर उनकी बढ़ रही, चूँकि उनके पार्टी की स्थापना हुई थी, पार्टी बनते ही लॉकडाउन हुई, तो पार्टी के स्ट्रक्चर पर क्या काम हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। पहले तो समय दिया आपने, शुक्रिया। कैसे करेंगे आप? शेड्यूल कास्ट के लोग पार्टिसिपेंट नहीं है अयोध्या में, ट्रस्ट में नहीं है, लेकिन मिठाई का डब्बा पहुंचता है। देखिए, बिल्कुल साफ बात है। ये जिस राष्ट्रपति के नाम पे इन्होंने जो है वो एजेंडा चला के जो है इसकी मार्केटिंग की, दलित राष्ट्रपति बना रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि दलित राष्ट्रपति तो हो सकता है, लेकिन वो मंदिर में नहीं जा सकता। ये इन्होंने इसका प्रमाण जो है, जब ये अभी मंदिर की जो है शिलान्यास हुआ, उस समय जो है ये किया गया और दिखाया गया है। ये एक तमाचा था पूरे दलित समाज पे कि आपको अभी भी मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें मिठाई नहीं, हमें अधिकार चाहिए। मिठाई ये लोग खुद रखें अपने पास। हमें इस देश में जो है अधिकार चाहिए और अधिकारों की लड़ाई है। क्या अधिकार चाहिए आपको? आपको क्या अधिकार चाहिए? और ये बात आप मैसेज कैसे कन्वे करेंगे? आपके मास वोटर जो हैं वो 2019 में पैर धोया गया था, अभी मिठाई का डब्बा पहुंचा है, अखबार टीवी में सब खबरें हैं, लोगों तक पहुंच रहा है। आप कैसे अपने जो अधिकार की बात कैसे पहुंचाएंगे लोगों तक? देखिए, सीधी बात यह है कि हम यहाँ जो हैं, हम मंदिर की लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहते ना। हमें रोज़गार चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ की फैसिलिटी चाहिए, हमें प्रमोशन रिजर्वेशन चाहिए। हमें जो है, मैं साफ तौर पे कह दूं कि अभी सारे सरकारी डिपार्टमेंट जो है प्राइवेट किए जा रहे हैं, तो हमें प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन चाहिए। सरकार देना चाहती तो ये दे। अब सरकार ये नहीं दे रही है, फिर दोबारा से हमारी वोटों को छीनने के लिए जो है ये दिखाया जा रहा है। ये जो है मिठाई को और प्रसाद को जो है वो हमारे सामने जो है एक स्वरूप बनाया जा रहा है कि ये जो पूरी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, इसको कैसे काउंटर करेंगे? 5 अगस्त को बहुत सारे नेता थे जिन्होंने मजबूरी में सरयू में स्नान किया है, सब लोग बह गए उस धारा में। अखबार टीवी उनके पास है। आपका जो एजेंडा है, आपका जो अधिकार की आप बात करें, वो अपने लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे आप? देखिए, अब लॉकडाउन को हथियार बना लिया सरकार ने। सरकार के लोग कहीं भी जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष के लोग कहीं जाते हैं और अपने लोगों को जो है तैयार करते हैं, कैडर देते हैं, या अपने लोगों को जो है धरातल पे जो सरकार कर रही है वो बताने का प्रयास करते हैं, तो सरकार जो है महामारी का और लॉकडाउन का जो है आरोप लगा के जो है उन पर मुकदमे दर्ज कर रही है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी दोहरा रहा हूँ कि हमारी जो जान है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी से ज़्यादा कीमती नहीं है। हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी ख़त्म की जा रही है और ये एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके लिए जो है एक बड़े आंदोलन की तैयारी जो है कर ली गई है। जिस तरह से सरकारी डिपार्टमेंट ख़त्म किए जा रहे हैं, जिस तरह से जो है यहाँ पर रिजर्वेशन पे हमले हो रहे हैं, जिस तरह से जो है और भी अन्य तरह से अत्याचार हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि इन सब चीज़ों को ध्यानगत रखते हुए एक लोकतांत्रिक तरीके से जो है एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है अब वो होगा, और उसकी तैयारी जो है उसमें आज़ाद समाज पार्टी के लोग जुट चुके हैं। बात हो रही कि उधर मंदिर बना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उनके पास एक लॉजिक है। मुस्लिम समाज के लोग इस वक्फ बोर्ड की तरफ से आ रहा है कि वो बाबरी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इससे सहमत हैं? देखिए, मैं ये बड़ा जो है राजनीतिक मुद्दा रहा है भाजपा के लिए, तो मैं इस मंदिर के मुद्दे में, मस्जिद के मुद्दे में नहीं घुसना चाहता। नहीं, मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं हम मस्जिद बाबरी अस्पताल बनवाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है अगर वो ऐसा करते हैं। ये तमाचा होगा जो धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं उनके लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, मैं
मुस्लिम भाई से पहले बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ अभी अभी यूपी में एक घटना घटी है, वो भी आगरा में, कि एक दलित महिला को जो है उसको शव को चिता से उठा दिया जाता है क्योंकि वो दलित समाज से आती है। जहाँ दलितों को आज भी मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं, उनकी चमड़ी उधेड़ ली जाती हो, उनकी जबान जो है वो काट दी जाती है, वहाँ जो है ये प्रसाद और ये ढकोसले जो हैं सिर्फ और सिर्फ उनके वोटों को ठगने का जो है तरीका बनाया जा रहा है। अगर मुस्लिम समुदाय के लोग ये करते हैं कि वो वहाँ बाबरी अस्पताल बनाते हैं, ये पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए मैसेज होगा, क्योंकि इन्हीं झगड़ों पे जो है कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। और अब हमें अपने बच्चों के आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, इस देश के बारे में सोचना पड़ेगा। और इस देश का फ्यूचर जो है वो एजुकेशन में है, वो जुडिशरी में है, वो हेल्थ में है, वो रोजगार में है, और वो अमन चैन में है। तो ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को जवाब देने के लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण होगा, और ऐसा होता है तो मैं इसका स्वागत करूँगा। चंद्रशेखर, लेकिन मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। देखिए, आप कह रहे हैं कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि जो वहाँ ढांचा था वो उसको डेमोलिश किया गया, उसको जो है ढहाया गया। तो ये तो एक अपराध है। जब लोग सुप्रीम कोर्ट की मान रहे तो जिन लोगों ने अपराध किया उनको सज़ा कब मिलेगी, उनको पे कब कार्रवाई होगी? तो ये यहाँ जो है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट की बातों पे अमल किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि यहाँ न्याय नहीं हो रहा है, और सब लोग अन्याय के साथ खड़े हैं। तो मैं अन्याय के साथ नहीं खड़ा हूँ, मैं न्याय के साथ खड़ा हूँ। तो क्या लगता है, ये अयोध्या में साकेत को लेकर भी एक याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाउ डियर यू। फिर आपका रविदास महाराज का गुरु घर वाला भी मामला था। तो क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी धर्म को लेकर बायस्ड लग रहा है? एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का जब मजहबी मामला होता है उस पर स्टे नहीं करती है, उस पर तो जुर्माना लगा दिया गया जो लोग साकेत की मांग कर रहे थे। और गुरु रविदास घर वाला तो मामला आपको दिख ही रहा है। तो क्या कोई बायसनेस लग रही है वहाँ से भी? बिल्कुल है, और पूर्ण रूप से है। और क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप है। सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जज बाहर निकल कर आए थे, उन्होंने कहा था कि हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो सरकार द्वारा लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। तो बात सच थी। कई फैसले ऐसे हैं जो जातिगत और धार्मिक पूर्वाग्रह के खिलाफ के वजह से दिए गए हैं, और ये हमें से बिल्कुल सही समझ में आता है। मैं कई बार कह भी चुका हूँ, क्योंकि न्यायपालिका में हायर जुडिशरी जो है भारत के अंदर, उसमें रिजर्वेशन नहीं है और हमारे लोग वहाँ नहीं है, तो हमारे पक्ष में वहाँ से फैसला नहीं आएगा। तो ये बात मेरी समझ में आती है कि वहाँ जो है भेदभाव हो रहा है, और स्पेशली बहुजन समाज के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है बहुत सारे फैसलों में। प्रशांत भूषण को एक दिया गया था कि मानहानि का मामला, उन्होंने कहा कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है। उनके वकील ने 2 कदम आके जाके कहा कि खासकर जो गगोई हैं, जिनके फैसले चाहे राफेल का मामला हो, चाहे अयोध्या का मामला फैसला हो, या फिर सीबीआई वाला मामले का फैसला हो, तीनों पॉलिटिकली बायस्ड फैसले थे। सच है, आधार ही नहीं था, बिल्कुल आधार विहीन जो है निर्णय है। और फिर उनका बाकी जो बच्चा खुचा है, जब वो राज्यसभा मेंबर बनते हैं तो पता लग जाता है। चीफ जस्टिस रहे हुए व्यक्ति को जो है एक जो ऑनर होता है, और फिर वो व्यक्ति जो है एक पार्टी से राज्यसभा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ तो बातचीत हुई है। तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि वहाँ से जो है न्याय नहीं हो रहा है, और इस पे जो है जनता को सभी फैसलों पे जो है गौर करना चाहिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजों पे भी दबाव रहे कि वो फैसला क्या दे रहे हैं, जनता को पता लगना चाहिए। क्या वो फैसला फैक्ट पे है, या वो फैसला सरकार के या किसी और व्यक्ति के जो है हस्तक्षेप से दिया जा रहा है। चंद्रशेखर जी, एक बड़ा सवाल है। आपने उस दिन ट्वीट नहीं किया, मैं दिन भर आप पर नज़र बनाए हुए था। बहुत सारे नेताओं ने, जो मैंने कहा सरयू में स्नान किया, क्या आप इस पर स्टैंड रहेंगे कि जो मजहबी राजनीति आप उससे दूर रहेंगे, या तमाम लोग बहते हैं चूँकि इमोशनल मामला है, ओबीसी का बड़ा तबका है, शेड्यूल कास्ट का बड़ा तबका है जो अपने आप को हिंदू से रिलेट करता है, और जो मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि वोट के समय वो हिंदू उनको बना लिया जाता है। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे, या आप इससे दूरी बनाए रखेंगे, या आप ये श्योर कर रहे हैं कि आपको कभी इन मुद्दों पर आप उसके साथ नहीं बहेंगे? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं लेकिन बाद में बह जाते हैं। देखिए, बहने वाले तो बह चुके हैं, और चंद्रशेखर की ताकत यही है कि वो अपनी ज़बान के पाबंद हैं। तो जब मैंने ज़बान दी थी कि मैं इस ऐसी जो है धर्म की और मजहब की राजनीति में नहीं घुसूंगा, क्योंकि इससे मेरे लोगों का भला नहीं होने वाला है। उनके अधिकार ही मेरा स्वार्थ है, तो उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। और जो उम्मीदें उनको जो मुझसे हैं, और जो मैं चाहता हूँ, मान्यवर साहब काशीराम और बाबा साहब का जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन था, जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने अपने जीवन को जो है समर्पित किया है, वक्फ किया है कि इस समाज को जो है उन ऊंचाइयों पे लेके जाया जाए, जिससे जो है बहुजन राजनीति फिर से शिखर पर पहुँचे और बहुजन समाज को अधिकार मिले। और वो धर्म की राजनीति से नहीं मिलेंगे, वो तोड़ने की राजनीति करते हैं, हम जोड़ने की राजनीति करते हैं। तो जो लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं
उनके लिए इन मुद्दों में घुसना बेकार है। तो जो लोग बहना था जिनको, वो बह चुके हैं। किन लोगों को जोड़ना चाहते हैं आप? धर्म के आधार पर जोड़ना चाहते हैं, जाति के आधार पर जोड़ना चाहते हैं? कि ये दो बड़े मुद्दे हैं इस देश में जिस पर सब पार्टी राजनीति करती है। जो आज़ाद समाज पार्टी है वो किन मुद्दों पर आएगी? देखिए, गरीबों को, शोषितों को, मजलूमों को, वंचितों को, जिनको जिनके अधिकार आज तक नहीं मिले, इस देश के 85% बहुजन समाज को, उस समाज को जो आज भी जो है यहाँ जी रहा है, किसी तरह से अपने जीवन को जो है, जीवन शैली को चला रहा है, जिसने कभी जो है अपने जो आधिकारिक हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उनका प्रयोग नहीं किया, जिनको आज तक जो है आज़ादी नहीं मिली, और मैं उनके लिए, जैसा मैंने कहा कि उनके लिए आज़ादी चाहता हूँ, तो वो भी सम्मान से यहाँ जिए, उनको भी जाति का, धर्म का डर ना हो, उनको भी जो है इनसिक्योरिटी ना हो, उनको भी जो है आगे बढ़ने के अवसर प्रदान हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पूर्ण रूप से लागू कराना और कॉन्स्टिट्यूशन को ही धर्म मान के कार्य करना, ये मेरी जिम्मेदारी। मेरा धर्म है संविधान, और मैं उसको पूर्ण रूप से लागू कराना चाहता हूँ। चंद्रशेखर जी, कभी दबाव रहता है? चूँकि आप जब जेल में नहीं होते तो आपके बहुत सारे देश में कार्यकर्ता हैं, आप खैर आपके सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ, उनकी सबकी खबरें तो आती रहती है, बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी हो रही है, भीम आर्मी के लोग हों या आपके कार्यकर्ता हों, तो इसको लेकर कोई रोड मैप है? क्योंकि कास्ट एट्रोसिटी लगातार बढ़ रही है, आपके कार्यकर्ता प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, गिरफ्तार भी हो रहे हैं, पॉलिटिकल फ़ायदा तो इसका मिलेगा आपको, लेकिन जो लोग जेल जा रहे हैं, तो कोई रोड मैप है ताकि जो तमाम युवा आपसे जुड़ रहे हैं, वो हमसे भी, मुझे बराबर दबाव डाला जाता है कि चूँकि सबसे आप मिल नहीं सकते हैं, सबकी बातें आप तक नहीं बोलते, कि आप भाई इंटरव्यू कीजिए, पूछिए कि क्या करें हम लोग। राजस्थान में गिरफ्तारी हो जाती है, बिहार में गिरफ्तारी हो जाती है, मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी होती है, तो क्या मैसेज देंगे उन तमाम युवाओं को जो आपसे बात तो नहीं कर पाते, लेकिन शायद नेशनल दस्तक की वजह से वो जान पाएँ, क्योंकि उनकी गिरफ्तारियाँ लगातार होती रहती हैं। देखिए, गिरफ्तारियाँ तो सरकार का एजेंडा है हमारे लोगों को दबाने का, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ, आज हमारे युवा जो हैं वो जेल का डर नहीं ले रहे हैं, वो गिरफ्तारी का डर नहीं ले रहे हैं, मुकदमों से नहीं डर रहे हैं, क्योंकि वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो सरकार जिन एजेंडों पे काम कर रही है हमें डराने के लिए, उससे हमारे युवा डरने वाले नहीं हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरे संज्ञान में भी ये बातें हैं, तो एक लीगल सेल जो है, अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ा संगठन जो है, वो पार्टी के बैनर पे हम लोग तैयार कर रहे हैं। और नेशन वाइड आप उनको लीगल सपोर्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल लीगल कार्यकर्ताओं सपोर्ट करेंगे, और किसी भी अधिकारी कर्मचारी को अपने लोगों पे झूठे मुकदमे नहीं करने देंगे। इसके लिए जो है हर जिले में, हर तहसील पे जो है अधिवक्ताओं का एक संघ बनाया जाएगा, और उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। उसको बकायदा पार्टी के उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने रखा है, और एक ये हमारा जो अधिवक्ता का जो मंच होगा, ये एक क्या नाम ने पूरा नेशन वाइज होगा, और फिर मुझे लगता है कि हमारे लोगों को जो है न्याय में आसानी मिलेगी, और कोई भी कहीं अत्याचार होगा तो उसकी रिपोर्ट और दर्ज भी होंगी, और उनमें गिरफ्तारियाँ भी होंगी। पार्टी आपके अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, अब क्या आगे का रोड मैप है? आप राशन तो बांट रहे थे, लॉकडाउन में लोगों से मिल रहे थे, पार्टी को लेकर क्या स्ट्रक्चर अब तक? देखिए, पार्टी का यूपी में जो है संभागवार जिम्मेदारी लगा दी गई। यूपी को 6 भागों में मैंने बांटा था, और 6 के 6 पे प्रभारी लगा दिया गया। महिला संगठन का भी जो है कार्य जो है, जिम्मेदारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं यूपी में। यूपी के बाहर पंजाब की जिम्मेदारियाँ जो हैं वो तय हो गई थी, पंजाब के प्रदेश की टीम जो है वहाँ काम कर रही है। अब जल्द ही जो है इसी महीने में बिहार और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन चारों स्टेट की जो है जिम्मेदारियाँ तय हो रही हैं। अगले महीने में उत्तराखंड और हरियाणा, इन प्रदेशों की कार्यकारिणी लगभग बन चुकी है, उनमें काम हो रहा है। तो अभी संगठन का निर्माण हो रहा है, बूथ कमेटी तक जो है, शहरों में वार्ड कमेटी, बूथ कमेटी, और गांव में ग्राम कमेटी तक जो है बनाने का कार्य चल रहा है। बहुजन समाज की सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन जो है प्रतिनिधित्व तैयार किया जा रहा है। नौजवानों को, नए लोगों को लीडर्स बनाने की तैयारी की जा रही है, उनको ज़मीनी जो है कार्य करने की जो उनकी क्षमता, उसके आधार पर जो आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी से एक जुड़ा सवाल है मेरे पास था, अभी आपने बोल भी दिया, क्या कुछ लोग ओबीसी के बड़ा तबका जो पूछ रहा था कि क्या आज़ाद समाज पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी ओबीसी के हिस्से में जाएगी, मुस्लिम कम्युनिटी के हिस्से में जाएगी, और जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो भी चाहे जो वैचारिक आपसे सहमति रखते हैं, तो उनकी एंट्री हो सकती है कि नहीं पार्टी में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो मैंने निश्चित किया है। जब आप पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसमें 52% ओबीसी की पदों में भी और टिकटों में भी, और 18% इस प्रदेश में और देशों में जो है, पूरे देश में मुस्लिम समुदाय की आबादी है, तो उनके भी टिकटों में और पदों में जो है मैंने ये बनाया है कि जिसकी इतनी संख्या है उसकी इतनी हिस्सेदारी ये रहेगी। उसके साथ साथ जो है, जैसा आपने कहा कि भाई कुछ अपर कास्ट के लोग भी जो हैं, स्वर्ण जाति के लोग में, जो भी आपकी विचारधारा से जो है, मेरी विचारधारा नहीं, बाबा साहब की विचारधारा से जो है संबंध रखते हैं, तो जो ऐसे लोग हैं वो अब हमें वोट दे सकते हैं, क्योंकि हमने बड़े लंबे समय तक इन लोगों को वोट दिया है।
तो वो अब हमें वोट दें। अब वो जो है हमारे द्वारा जो है, क्योंकि उनके अंदर तो जो है बहुत सारे बड़े पैमाने पर मैंने देखा कि वहाँ तो जो है हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता, लेकिन हम उनको सम्मान देंगे। तो वो अब हमें वोट दें और हमारे लोगों को जो है आगे बढ़ने का मौका दें, और हम उनका भी ख्याल रखेंगे और उनके अधिकारों का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि बाबा साहब को मानने वालों में कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर की आज़ादी देता है, अधिकार देता है, तो उनके अधिकार भी सुनिश्चित रहेंगे। तो अब उनको चाहिए कि वो बाबा साहब की अगर आइडियोलॉजी को मानते हैं तो वो बहुजन समाज के लीडर्स को जो है आगे बढ़ाने का काम करें। मतलब फिलहाल पार्टी में पद अभी देने पर विचार नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया तो है, पार्टी बनाई है पद देने के लिए, लेकिन जिसकी इतनी संख्या उसके आधार पर, और जो लोग, जैसा मैंने बताया कि अभी तक तो हम लोगों ने सबको नेता बना के रखा है, अब उन लोगों की जिम्मेदारी है, उनको कोई दिक्कत थोड़ा ये हमारे लोगों को नेता बनाने में। उनको जो काम चाहिए, उनको कानून व्यवस्था अच्छी चाहिए, वो उनको मिलेगी। उनको जो आज़ादी चाहिए, अब व्यक्ति की आज़ादी जो इस सरकार में नहीं है वो मिलेगी, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र को मानते हैं और संविधान को मानते हैं, हम तथागत बुद्ध को मानते हैं, हम सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज को मानते हैं। तो हम अन्याय के खिलाफ हैं, और इसीलिए हम, ये हमारा आंदोलन है कि परिवर्तन के लिए, परिवर्तन होकर रहेगा। पहला चुनाव कहाँ से आप लोग आगाज करेंगे, आपकी पार्टी कहाँ से आगाज? जहाँ भी होगा। अभी तो बाईपोल मध्य प्रदेश हो रहा है, मध्य प्रदेश में बाईपोल चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद बिहार चुनाव है। बिहार में तैयारी हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है, उसकी भी तैयारी चल रही है, और मध्य प्रदेश में भी चल रही है। तो जिन सीटों पे, क्योंकि हम जो हैं बीजेपी को जिताने के लिए नहीं जाएंगे, जहाँ जहाँ बीजेपी को हरा सकते हैं उन सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जहाँ जहाँ हमारी संगठन मजबूत हो जाएगा वहाँ उन सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और प्रयास करेंगे कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करवाएं। बहुत क्रेज है युवाओं में आपका, और खासकर एक बड़ा फैक्टर है मुस्लिम शेड्यूल कास्ट के लोग और ओबीसी के युवा भी आपसे जुड़ रहे हैं। अलायंस की पॉलिटिक्स में जाएंगे आप, गठबंधन करेगी आपकी पार्टी चुनाव में? जिन जिन राज्यों में चुनाव हो, गठबंधन के दरवाजे खुले रहेंगे? ये आने वाला समय तय करेगा, ये समय तय करेगा। अभी उम्मीद है कि हमें, हमारा पहला लक्ष्य जो है वो भाजपा को रोकना है, उसे रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे, लेकिन प्रयास ये किया जाएगा कोई हमें धोखा देके जो है फिर भाजपा के पाले में ना चला जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। हम जिसको समर्थन करें, जिसके साथ खड़े हों, वो भाजपा का सहयोगी ना बन जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जहाँ जैसे जरूरत होगी वहाँ वैसा चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये आप तंज कर रहे हैं कांग्रेस पर क्या, जिनके 119 विधायक बीजेपी में चले गए हैं? मेरा तंज सब पे है, कई जगह से धोखा मिला है, तो ऐसा धोखा मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने समाज की उम्मीद हूँ, इस पूरे बहुजन समाज की, और मैं उनके विश्वास को कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। तो जो लोग अपने निजी स्वार्थ में इधर उधर भटक सकते हैं, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा। तो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद रावण से आपको यही सारे सवाल अभी पूछने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी अभी बिगिनिंग कर रही है, और एज ए एक्टिविस्ट भीम आर्मी की तरफ से इन्होंने लंबी दूरी तय की है, लगातार जेल गए हैं, इनके कार्यकर्ता भी लगातार जेल जा रहे हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी, जो भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी बनी, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जेल जा रहे हैं, वो सड़कों पर एक्टिव हैं। लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि पार्टी का अपडेट क्या है, चूँकि इनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं और नेशनल दस्तक को सबसे ज़्यादा भीम आर्मी के लोग देखते हैं। उनका बड़ा दबाव होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की क्या रणनीति है, क्या आगे सोच रहे हैं, उस पर बात कीजिए। बहुत सारे सवाल के रोज़ चंद्रशेखर आज़ाद जवाब देते हैं। इंटरव्यू पर बहुत डिपेंड मत रहिए, सोशल मीडिया पर जाइए, ट्विटर पर लगभग रोज़ आपको चंद्रशेखर आज़ाद रावण का ट्वीट दिखेगा, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब जो है वही मिल सकता है। मेरी कोशिश होगी कि इनका क्या इनिशिएटिव है, इनकी क्या राजनीतिक एजेंडा है, उस पर समय गाहे बगाहे जब भी समय मिलेगा आपको जानकारी देते रहेंगे। आगे भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी के बारे में जो भी आप जानकारी चाहते हैं, जो भी आपके मन में सवाल हैं, वो सोशल मीडिया पर जाके आप देख सकते हैं। शुक्रिया चंद्रशेखर जी हमसे बात। जय भीम, धन्यवाद। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।